इतना पॉसिबल नहीं है, जल्दी से आ जाएंगे सारे के सारे, फिर शुरू करते हैं। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शुरू कर लिया था, आज ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। पर मैं तो 9 क्लास पीछे हूँ। हाँ मेरून, चाहो तो कल से कर सकते हो, आज से भी कर सकते हो क्लास, चीज़ें समझ में आई जानी चाहिए। बाकी पीछे की कर लो तो ज़्यादा बेटर है, पीछे की क्लासेस कर लो तो ज़्यादा बेटर है। चलो तो स्टार्ट करें। सभी को गुड इवनिंग। कल मैंने लास्ट में रेडियन और डिग्री का कंसेप्ट बताया था और उनका हम कन्वर्जन देख रहे थे। अब यहाँ से एक दो सवाल कर लेते हैं कि रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे जाया जाता है ना। इन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है। चलो मैं खुद से ही लेता हूँ कोई एग्जाम्पल। सभी को गुड इवनिंग भाई। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है, डिग्री से रेडियंस में जाना है, या पहले रेडियन से डिग्री में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ कन्वर्जेंस करने हैं रेडियंस टू डिग्री। देखो कुछ सिंपल होंगे, उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ पीजीटी का काम आएगा, बिल्कुल आएगा ब्रजेश, एकदम आएगा। जैसे कि देखो पहले कुछ सिंपल से शुरू करते हैं। मान लो एक एंगल दिया हुआ है 7 पाई/6। मान लो ये एंगल दे दिया मैंने, पूछा ये कितना डिग्री है। अब इन कुछ एंगल्स के अंदर तो हमारा क्या होता है, इन कुछ एंगल्स के अंदर तो पाई होता है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर तो क्या करेंगे, हम 7 पाई/6 को 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, 180 ओवर पाई से। तो इनमें तो एक आसान काम हो जाता है। हाँ मैंने भी दिया था ज्योति, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे 6 से और ये 30 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मुझे पता लग गया कि ये 210 डिग्री है। यहाँ पे तो डिग्री में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है ना, क्योंकि पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाता है और ये कैलकुलेशन हो जाती है। सेकंड में अगर कई क्वेश्चंस के अंदर मान लो पाई नहीं आता, जैसे कि मान लो मैंने सिर्फ 4 रेडियंस दे दिया, मैंने कहा कि 4 रेडियंस में बताओ कितने डिग्रीज हैं, तो फिर 4 रेडियंस की जब हमें डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेटिव चीजें बन जाएंगी। तो जैसे कि इसको हम 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें प्रॉपर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 180 अपॉन 22/7 से इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, मेरा हो गया वो है ना, प्रीलिम्स एचपीएससी का जो पीजीटी का था मेरा भी हो तो गया। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो गया, देखो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटिव बन जाती हैं चीज़ें। तो ये हो जाएगा 360, इसको 7 से गुना कराओगे तो 0242520। तो ये 2520/11 आ गया। वैसे तो ये इतना हो गया, पर अब जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कहा कि 1550 किलो, या फिर मान लो मैंने कह दिया 1250 किलोमीटर है, इसको लिख के दिखाओ। तो 1250 मीटर है, ये आ गया। तो 1250 मीटर को अगर हम ठीक से लिखेंगे, धन्यवाद ज्योति, तो कैसे लिखेंगे इसको, हमें बेटर रहेगा इसको हम ऐसे लिखें कि 1 किलोमीटर और 250 मीटर, क्योंकि हमें छोटी यूनिट्स पता है। हमें क्या पता है, और छोटी यूनिट्स पता है। तो अब यहाँ पे इस डिग्री में भी हमें छोटी यूनिट्स पता है। तो सबसे पहले देखो पूरा पूरा डिग्री कितना है इसके अंदर पूरा पूरा डिग्री ढूंढो सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, 2520 को 11 से डिवाइड करा के देखेंगे। 11 दूनी 22, 3 2, 11 दूनी 22, फिर से ये हो जाएगा 10 0 0। तो ये 11 को 9 से करोगे तो 99, रिमाइंडर बच जाएगा 1। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि इसके अंदर 229 डिग्री तो पूरा है, या मैं ये कह सकता हूं कि 229 डिग्री तो पूरा है और एक उसका रिमाइंडर है। और मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, है ना, इसके अंदर 229 डिग्री तो पूरा पूरा है और इसके अंदर 1/11 हो रहा है। अब ये चीज ऐसे भी लिख सकते हो कंप्लीट फ्रैक्शन में भी, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 229 डिग्री या फिर प्लस में 1/11 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी ठीक है कि भाई 229 डिग्री तो पूरा पूरा है और 1/11 डिग्री हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 229 डिग्री ऐसे ही लिख लिया करो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होएगा, कॉम्पैक्ट सा चलेगा। ठीक है, तो 229 कंप्लीट 1/11 डिग्री। अब देखो 229 डिग्री तो पूरे पूरे हैं, तो ये 1/11 डिग्री है, 1/11 डिग्री है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर। तो मिनट के लिए हम क्या करते हैं, 60 से गुना करा देते हैं। तो इसको मैं 60 से गुना करा दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 229 डिग्री, ये डिग्री तो पूरा हो गया, और 1/11 को मैं 60 से गुना करा दूंगा, धन्यवाद टीना। ये बन गई मिनट, ये बन गई मिनट। तो 229 मिनट तो पूरी पूरी बाहर आ गई और 1/11 जो डिग्री था उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कितना बन गया तुम्हारा, 229 डिग्री और 60/11 मिनट। अब इसको और आगे डिवाइड करेंगे क्योंकि मिनट को फिर सेकंड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 60 को जब 11 से डिवाइड कराओगे तो वो कितने पे जाएगा, 5 कंप्लीट 5/11, 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इसके अंदर से पूरी पूरी मिनट कितनी बाहर आ रही है, इसके अंदर से पूरी पूरी मिनट आ रही है 5। तो 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/11 को 60 से गुना करा दो और ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब इससे आगे छोटी यूनिट्स कोई नहीं होती हैं, इससे आगे अगर छोटी यूनिट्स देखो तो फिर कोई नहीं होती, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट कर लेंगे। 300 को जब हम 11 से डिवाइड कराएंगे तो 11 दूनी तो हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 8 0, 11 7 77। ठीक है, और 3 बचेगा, है ना, 11 दूनी 22, 8 0 77 30, तो ये 27.2 समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 27 लिख लो। तो ये हो गया 229 डिग्री 5 मिनट्स और 27 सेकेंड्स अप्रोक्स। समझे कि नहीं समझे, हाँ है ना।
कर लोगे अब ऐसे कन्वर्ट, और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता तो नहीं है वैसे, मैंने किसी एग्जाम्स में ज्यादातर तो नहीं देखा है, मैंने किसी एग्जाम में ज्यादातर नहीं देखा ऐसा कोई क्वेश्चन, बट फिर भी अब टॉपिक कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। दूसरा, अगर हम कन्वर्ट करें डिग्री से रेडियन में, अगर मैं डिग्री से रेडियन में जाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? डिग्री से अगर हम रेडियन में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो 540 डिग्री है, या 540 तो चलो छोड़ो, 630 डिग्री है, 630 डिग्री को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ रेडियंस में, तो मैं क्या करूंगा? 630 डिग्री को मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो जीरो से जीरो तो कट गया, ठीक है, और ये 9 से कैंसिल हो जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 7 पाई बाई 2 पाई, 7 पाई बाई 2, तो ये इतने रेडियन में आ गया। अब ये तो आसान है, जब भी तुम्हें सिर्फ डिग्री की अमाउंट देगा, सिर्फ डिग्री की अमाउंट देगा तो आसान चीज है, पर सोचो डिग्री के साथ अगर कोई और चीज आगे दी हुई है फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? डिग्री के साथ अगर तुम्हें कोई और चीज जोड़ी हुई है तो फिर इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि तुम्हें दिया हुआ है कि 20 डिग्री 10 मिनट और 30 सेकंड, मान लो ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को तुम्हें रेडियन में ले जाना है, तो इस एंगल को रेडियन में ले जाने से पहले तो तुम्हें इसको पहले डिग्री में लेके जाना पड़ेगा, 20 डिग्री 10 मिनट और 30 सेकंड, इस एंगल को तुम्हें सबसे पहले किस में ले जाना पड़ेगा? डिग्री में ले जाना पड़ेगा, पूरा पूरा डिग्री में, फिर उसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब वो करना कैसे है देखो, 20 डिग्री तो पूरे पूरे हैं, 10 मिनट भी पूरे हैं, तो पहले सेकंड जो है वो मिनट में कन्वर्ट होगी, तो सेकंड जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? मिनट में, तो 10 मिनट तो पूरे हैं, 10 मिनट तो पूरे हैं, 30 को 60 से और डिवाइड करा देंगे, इतने मिनट और जुड़ जाएंगे, 10 मिनट तो पूरे हैं, 30 को हम 60 से और डिवाइड कराएंगे तो मिनट, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, ठीक है, 10 मिनट तो पूरे हैं और प्लस में 30/60 मिनट हो रहेंगे, ऐसे लिखा हुआ है, 10 मिनट तो पूरे हैं और इसके अंदर इतनी मिनट हो रहेंगी, समझ रहे हो? तो फिर ये यही बनेगा तुम्हारा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको तो कट कर ही सकते हो 1/2 पे, तो जब ये कंप्लीट फ्रैक्शन सोल्व करोगे तो 20 मिनट और ये कितना हो जाएगा? 21/2 मिनट, 20 डिग्री और 21/2 मिनट, एक सेकंड, ठीक है, तो इतना मिनट आ गया, अब इस मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में, तो एक बार और 60 से डिवाइड कराएंगे, तो देखो इतना इतना डिग्री तो पूरा पूरा है, इतना डिग्री तो पूरा पूरा है, हम 21/2 को 60 से और डिवाइड करा लेंगे तो इतना डिग्री और बन जाएगा, इतना डिग्री और बन जाएगा, क्या आएगा? 5 आएगा, कहाँ पे 5, कहाँ पे आएगा 5? अच्छा मिनट बता रहे, 5 मिनट कैसे आएगा शुभम? तो ये कितना, ये काटना नहीं है इसको, वही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से शुभम, ये कट नहीं करना है भाई, ये कट नहीं करना है, ये लिखा हुआ है 10 मिनट प्लस में 30/2 60 मिनट, ऐसे लिखा हुआ था वो, तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन ही तो बनी, ये कंप्लीट फ्रैक्शन बनी, 10 मिनट पूरे और 30/60 मिनट हो रहे हैं, समझ आ रही है मेरी बात शुभम? कट नहीं करना है, वही समझा रहा हूँ, अगर कट करने में दिमाग लगाओ तो ऐसे लिख लिया करो, इसीलिए मैं साथ साथ ये लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना? तो ये ऐसे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में नहीं है ये, तो इसको अब हमें मिनट में कन्वर्ट करना, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 20 डिग्री तो पूरे पूरे हैं, 20 डिग्री तो पूरे पूरे हैं और 21 अपॉन में 2 गुना में 60 डिग्री और हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये क्या है? कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये कट सकते हैं आपस में ऊपर नीचे वाले, ये नहीं कटेगा 20, ये तो पूरा पूरा, इसको मत काट देना, यहाँ पे इसको काट सकते हो 7 और ये 20, ये कट जाएगा 20 पे, 3 से कट रहा है, इसको कट सकता है, हाँ राध्या, मिक्स फ्रैक्शन नहीं कैंसिल आउट, फ्रैक्शन कट सकता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और ये 20 पे कट जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 20 पूरा पूरा, वहां पे 7 है और नीचे आ जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 800, 807 हो गया, ऊपर ऊपर हो गया 807 और नीचे हो गया 40 डिग्री, 40 के 20 से गुना कराई तो 800 और ऊपर हो गया 7, तो 807/40 डिग्री, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, अब डिग्री को फाइनली किस में कन्वर्ट कर दो? रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, अगर ये कट पिट रहा है तो इसको काट दो, नहीं तो पाई में भी आंसर दे सकते हो, है ना, और या फिर 22/7 लिख के और प्रॉपर एक फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो, जैसा आंसर रिक्वायर्ड हो वैसा लिख देना, अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो पाई की वैल्यू और रख देना, और अगर पाई में दिया हुआ है तो ऐसे ही छोड़ देना, बोलो ये हो जाएगा, समझ गए? और क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है, हो जाएगा, तो 807 पाई अपॉन में ये कट पिट रहा है तो देख लेना, बाकी कैलकुलेशन तुम कर लेना, ये कितना होएगा? 700 इतना रेडियन है ये, ठीक है, चल पढ़ू आगे, ये चीज हो जाएगी कवर, क्या ये चीज कवर हो जाएगी? चलें आगे, ठीक है, साक्षी माँ का आंसर आ गया, आंसर कईयों का आ गया, अभिषेक का आ गया है, अमीरुन का आ गया है, चलो चलें आगे, तो ये पार्ट हो गया इतना। अब इसके बाद हमारा आता है एक छोटा सा कंसेप्ट जिसको बोला जाता है आर्क एंगल कंसेप्ट, ठीक है, आर्क एंगल कंसेप्ट देख लो क्या कहता है। आर्क एंगल कंसेप्ट जो होता है, कोशिश करेंगे सोनम,
रेडियन में पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रेडियन में पाई की वैल्यू बिल्कुल पुट कर सकते हो कि रेडियन में दिया तो हुआ था 4 डिग्री 4 रेडियन, तो ये भी रेडियन में ही है, ठीक है। वो आंसर की जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे देखना, अगर आंसर पाई में है तो पाई में, नहीं फ्रैक्शन में है तो पाई की वैल्यू भी रखी हुई है इसका। आर्क एंगल कंसेप्ट देखो क्या होता है, सोनम यही होता है। आर्क एंगल कंसेप्ट क्या होता है, कहता है कि मान लो एक सर्कल है, यहीं से रेडियन की डेफिनेशन बनी थी, तो वही बात है। तो कह रहा है कि मान लो एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, मान लो एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और उसके ऊपर रेडियस जो है ना, जो आर्क है सॉरी, वो आर्क बनी है एल की, जो आर्क बनी है वो किसकी बनी है, एल की बनी है, ठीक है, आर की नहीं बनी, एल की बनी है। जब हमने एक रेडियन को डिफाइन किया था तो आर्क कितने की थी, आर की ही थी, पर अब की बार जो है वो कितने की है, एल की है। और ये वाला एंगल सपोज थीटा है, तो आर्क एंगल कंसेप्ट जो है इसी थीटा को कैलकुलेट करके देता है। तो वो क्या कहता है कि थीटा क्या होगा तुम्हारा, एल बाई आर होगा, और अंडरस्टूड भी है, क्योंकि अगर एल की वैल्यू आर ही ले लेंगे तो आर बाई आर हो जाएगा, यही तो वन रेडियन यही तो डिफाइन किया था हमने, वन रेडियन यही डिफाइन किया था ना कल की, आर होगा तो थीटा वन होगा, तो वन इसीलिए था क्योंकि आर्क एंगल कंसेप्ट में भी तो वो बात सेटिस्फाई होनी चाहिए, थीटा क्या होगा, एल बाई आर होगा, इसमें इतनी बात है। पर इसके अंदर जो ध्यान देने वाली बात है वो दो बातें ध्यान देनी है, ये फॉर्मूला जब भी लगेगा तो दो चीजों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। जो फॉर्मूले से बाहर निकल के आएगा वो भी रेडियन में ही बाहर आएगा, और जो फॉर्मूले में इनपुट होगा वो भी रेडियन में ही होगा। मान लो कोई एंगल तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 नहीं लिखोगे, उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में पाई बाई 6 में, तो पाई बाई 6 आएगा। और कहीं पे तुमने एल को आर से डिवाइड कराया और मान लो आंसर 5 आया है, तो ये 5 रेडियन आएगा। तो इसमें थीटा जो होता है फॉर्मूले में वो जाएगा भी रेडियन में और आएगा भी रेडियन में, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एल और आर की यूनिट सेम होनी चाहिए, एल एंड आर मस्ट बी इन सेम यूनिट्स, एल और आर की जो यूनिट्स हैं वो एकदम सेम होनी चाहिए। मान लो एल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दी है और आर की वैल्यू मान लो 1 मीटर दी है, तो ऐसा नहीं है कि सीधा आंख बंद करके डिवाइड करा दोगे, तो इनके यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। कहीं यहाँ से तुम 100 रेडियन एंगल निकाल के आ जाओ, रेडियन एक एंगल, जो एंगल है वो एक रेडियन ही आएगा, इसको मीटर में करोगे तो 1 मीटर और इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 100 मीटर, वो तुम्हारी मर्जी किसी भी यूनिट में करो पर होनी चाहिए सेम, ये बात ध्यान रखना। तो आर्क एंगल कंसेप्ट में बस इतनी बात है, इस पर हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन के प्रैक्टिस के टाइम अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो तब हम उसको डील कर लेंगे। तो ये इनिशियल चीजें हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आऊंगा, और पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। देखो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करते हैं, धन्यवाद सोनम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं। देखो, जैसे तुम्हें याद है log एक फंक्शन होता है, log एक फंक्शन था, पर log का खुद का कोई एग्जिस्टेंस होता है क्या, ये कोई चीज होती है क्या, बताओ, क्या ये कोई चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है क्या। अगर मैं a बोलूं तो क्या ये कोई फंक्शन बना, मतलब वैसे तो चलो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, पर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं बात करूं तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। log फंक्शन फंक्शन तब बनता है जब उसके अंदर इनपुट x का होता है, तभी तो वो उस पर काम करना शुरू करता है। log का अपना कुछ नेचर है, इस log का अपना कुछ नेचर है, इसको जब हम x देंगे तो फिर ये कुछ ना कुछ काम करके देगा, समझ रहे हो। सिमिलरली a का कुछ ना कुछ नेचर है, जब इसको हम x देंगे तो इसका कुछ ना कुछ काम होगा, समझ आ रही बात। तो जिस तरीके से ये log फंक्शन काम करता है, इसी तरह हमारे पास 6 फंक्शंस और होते हैं, इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, 6 फंक्शंस और होते हैं जो एंगल्स पे काम करते हैं, जो किस पे काम करते हैं, इस रोटेशन पे काम करते हैं, वो रोटेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं एक तरीके से। उनके अंदर इनपुट, उसके पास इनपुट किसका जाता है, इनपुट जाता है रोटेशंस का इनपुट, और वो हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं अलग अलग। तो पहला फंक्शन बोला जाता है साइन फंक्शन, दूसरा बोला जाता है कोसाइन फंक्शन, तीसरा बोला जाता है टेंजेंट फंक्शन, अगला बाकी 3 क्या होते हैं, कोसिकेंट फंक्शन, ठीक है, कोसिकेंट फंक्शन। फिर कौन सा होता है, सीकेंट फंक्शन, और छठा कौन सा होता है, कोटेंजेंट फंक्शन। ये नाम है उन फंक्शंस के। जैसे लॉगरिथम एक नाम होता है, लॉगरिथम एक नाम होता है, फिर उसको हम क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं, फिर उसके साथ जब एक्स लिखता है तो वो फंक्शन बनता है, वैसी चीज है। तो साइन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, साइन ऐसे लिखा जाता है, और जब इसके पास एक्स आता है तो एग्जिस्टेंस में आया, अब इसका कोई सेंस बना, अब ये कुछ काम कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। एंगल के बिना ये कुछ भी चीज नहीं है, एंगल क्या, इनपुट के बिना। हम देखो एंगल नहीं बात करेंगे, हमारे लिए जो एक्स है ये रियल नंबर ही है, समझ आ रही है मेरी बात, इसको एंगल मत समझो, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंगल कुछ नहीं होता, एंगल भी एक रियल नंबर ही होता है। तो यहाँ पे जो एक्स है इसको भी एक रियल नंबर ही ट्रीट करके चलो बस। तुम छोटी क्लासेस में समझाने के लिए कह देते हैं कि एंगल चाहिए, पर इसको भी एक रियल नंबर ही चाहिए। सिमिलरली कोस को जब हम एक्स दे देते हैं तो ये कोस एक्स बन जाता है, टेन को जब हम एक्स दे देते हैं तो ये टेन एक्स बन जाता है, कोसिकेंट को भी दे देते हैं तो ये कोसिकेंट इतना लिखते हैं हम, और फिर एक्स बन जाता है। सीकेंट क्या हो जाता है, सीकेंट एक्स बन जाता है, और टेंजेंट कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट एक्स, तो इसे कोट एक्स लिख देते हैं, उसको कोट बोल देते हैं, है ना। ये 6 फंक्शंस होते हैं। अब हम बारी बारी इन फंक्शंस का नेचर समझेंगे, और जो प्रॉपर्टीज हमने फंक्शन में देखी थी कि भाई ये 1 1 होते हैं, ऑन 2 होते हैं, क्या कहानी है क्या नहीं है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस करना चाहता हूं जो मैंने फंक्शंस में छोड़ दिया था, मैंने स्पेशली तुम्हें जब बोला था, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं, और ये जनरली मैं पढ़ाना भी भूल जाता हूं इसी चक्कर में।
पर अब मेरे को याद है तो मैं इसको कवर करूँ। पीरियोडिक फंक्शंस देखो क्या होते हैं। पीरियोडिक क्या होती है, कोई चीज पीरियोडिक कब होती है? कोई भी चीज पीरियोडिक होने का मतलब क्या है कि जब एक सर्टेन टाइम के बाद जब कोई चीजें रिपीट करने लग जाए, है ना, जब कोई चीज रिपीट करने लग जाए तो उसको पीरियोडिक बोल देते हैं, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो हम कहें कि एक फैमिली है जिसके अंदर हर दूसरी जनरेशन के बाद मान लो कोई बीमारी पक्का आती है कि भाई एक जनरेशन के बाद अल्टरनेट जनरेशन पे एक पर्टिकुलर बीमारी पक्का देखने को मिलती है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बीमारी है ये इस फैमिली में पीरियोडिक है भाई। और कैसे पीरियोडिक है? ये एक जनरेशन के बाद आती है, समझ रहे हो? मतलब एक जनरेशन पास हुई तो उसमें नहीं दिखेगी, फिर अगली में दिख जाएगी, फिर एक जनरेशन पास हुई तो उसमें दिख जाएगी। यानी कि ये जो बीमारी है इसका पीरियड हो गया एक जनरेशन का। पीरियड कितना हो गया? एक जनरेशन का। यानी कि जो चीजें रिपीट करती जाती है तो वो क्या हो गया, और जितना रिपीटेशन है, जितने टाइम के बाद रिपीट कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक पीरियड बोल देते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो मैं रोज नियम से एक दिन छोड़ के एक दिन क्रिकेट खेलता हूँ, तो मेरा क्रिकेट खेलना क्या हो गया? पीरियोडिक चीज हो गई। और मेरे क्रिकेट खेलने का पीरियड कितना हुआ? एक दिन हुआ। या मान लो मैं 5 दिन में एक बार खेलता हूँ तो 5 दिन का पीरियड हो गया कि 5 दिन के बाद फिर मैं क्रिकेट खेलूंगा, 5 दिन के बाद मैं फिर क्रिकेट खेलूंगा। तो पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? वो भी ऐसे ही होते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये सेम चीज निकालने लग जाते हैं। सर्टेन टाइम के बाद ये क्या करने लग जाते हैं? सेम चीज आउटपुट में देने लग जाते हैं, ठीक है? मतलब तुम्हें पता है कि इतने टाइम के बाद ये यही वैल्यू देगा, इतने टाइम के बाद ये फिर से यही वैल्यू देगा, समझ रहे हो? तो ऐसे फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। तो मैं क्या कहूंगा, हम कहेंगे फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक विद पीरियड टी, विद पीरियड टी इफ, क्या शर्त सेटिस्फाई हो कि अगर मैं टी के बाद कोई एक्स देखूं, अगर मैं टी के बाद अगर कोई एक्स पुट करूं तो फिर से मुझे फंक्शन सेम वैल्यूज ही वापस देने लग जाए। अगर मेरा फंक्शन कोई ऐसा काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो मेरा पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी। उसका पीरियड कितना है? टी है। क्या हमने अभी तक कोई ऐसा फंक्शन देखा है? तुम्हें याद आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक को छोड़ दो, क्या हमने अभी तक जितने भी 10-11 फंक्शंस देखे थे उसके अंदर तुम्हें कोई पीरियोडिक फंक्शन याद आता है? सोच के देखो, ऐसा कोई फंक्शन जो वैल्यूज को रिपीट करो, सोचो किसी को याद आ जाए तो। मुझे एक फंक्शन याद आ रहा है, उसका एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। बताओ, बोलो, क्या तुम्हें कोई ऐसा फंक्शन याद आ रहा है जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता हो एक टाइम के बाद? सोचो, जो हमने 10-11 फंक्शंस किए हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से ही सोच लो बस। कोई कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोचने की जरूरत नहीं है। हमने जो किया है उसमें ग्राफ को देखो, सारे फंक्शंस के ग्राफ को याद करो, क्या कोई ऐसा ग्राफ है जो रिपीट करता जा रहा हो? मुझे एक फंक्शन याद आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अगर तुम्हें याद हो तो। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक का तो अभी डिस्कस करेंगे नहीं ना मनीष, ट्रिग्नोमेट्रिक का हम अभी अभी याद नहीं करेंगे। तुम्हें अगर याद हो तो एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया था। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ याद है तुम्हें? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का अगर ग्राफ अगर मैं याद कराऊं, क्या तुम्हें वो ग्राफ याद है? हाँ बिल्कुल मनीष, देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इतने से ही आइडिया लग जाएगा। फ्रैक्शनल नहीं नहीं, लैडर वाला तो बिल्कुल नहीं रिपीट करता है, वो नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा था, देखो, अगर मैं एक यूनिट के बाद देखूं तो ग्राफ फिर से यही नहीं बन रहा है, हर यूनिट के बाद देखेंगे तो ग्राफ वही बन रहा है। अब जैसे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे कि मान लो मैं तुमको बोलूं कि एफ ऑफ 1.1 कितना आएगा, 1.1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.1 के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.1 है। अब देखो, यहाँ पे 1.1 मिलेगा तुम्हें, ये 1.1 मिलेगा, यहाँ पे 1.1 मिलेगा, 1.1, या फिर मान लो थोड़ा और आगे ले लो थोड़ा ताकि दिख जाए, 1.1 की वैल्यू मान लो यहाँ 0.1 है। तो अब आगे अगर एक यूनिट के बाद देखोगे तो 2.1 की वैल्यू भी वही 0.1 मिलेगी, 3.1 की वैल्यू भी वही 0.1 मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मैं यहाँ से तुमसे पूछूं कि 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.1 ही होगा। 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.1 ही होगा। तो क्या हर 1 यूनिट के बाद सेम वैल्यू आउटपुट में आती जाएगी कि नहीं आती जाएगी? बताओ, क्या हर एक यूनिट के बाद सेम वैल्यूज ये ग्राफ निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा? एक यूनिट के बाद तुम देख लो ग्राफ की सारी वैल्यू सेम है, एक्स की वैल्यू मतलब 1 जोड़ते जाओ तो वैल्यू सेम निकलती जाएगी। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है? 1 का है। इसका पीरियोडिक फंक्शन कितना है? 1 का है। यानी कि इसके अंदर हम ये चीज लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 प्लस एक्स क्या रहेगा? हमेशा एफ एक्स रहेगा। एग्री करते हो इस बात को? क्या इस बात से एग्री करते हो कि एफ ऑफ 1 प्लस एक्स हमेशा एफ एक्स आएगा? तो ये एक एग्जाम्पल है जो हमने अभी तक ऑलरेडी कर लिया है। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये हमें अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पीरियोडिक फंक्शन का काफी खास यूज है, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो बारी बारी अब हम सारे फंक्शंस को देखते हैं। पहला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स फंक्शन को देखते हैं। अभी मैं इनकी वैल्यूज निकालनी नहीं सिखा रहा हूं तुम्हें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइन एक्स की ये वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू कितनी होगी, ये सब हमें अभी डिस्कस करना है। अभी हम इनका नेचर समझ रहे हैं, फंक्शन किस नेचर के हैं, अभी उनको बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन का नेचर क्या है। ठीक है, तो देखो इसका नेचर समझते हैं सबसे पहले। मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ना,
वो तुम्हारा कैसा होता है, वेव लाइक ग्राफ होता है। आप क्वेश्चंस कौन सी बुक से कराते हो? अभी तो 2 शीट कराई है, वो मैंने अरिहंत वाली से कराई है गगन। आगे मैं सोच रहा हूँ कि एनडीए के क्वेश्चंस उठाना शुरू कर दूँ। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो वेव लाइक होता है, ऐसे वेव चलती जाती है ना। ये साइन का ग्राफ होता है, ऐसे चलता जाएगा ये हमेशा। अब इसकी कुछ कुछ बातें डिस्कस करते हैं। मैं एंगल्स को मेंशन करता हूँ, मतलब एक्स की वैल्यूज को मेंशन करता हूँ कि एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी होती है। ये वाला मान लो 0 है, और कुछ इसके अंदर पीक्स बन रहे हैं। ये पीक बन रहा है, ये वाला पीक बन रहा है, ये वाला पीक बन रहा है, इस तरीके के पीक्स बन रहे हैं। ये नीचे की तरफ भी एक पीक बन रहा है, पीक्स बन, और ये सारे पीक्स की जो हाइट है ना, ये सेम है। यानी कि यहाँ पे जो ये सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, ये 1 होती है, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है वो -1। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। यहाँ पे 0 है, ये π/2, ये जो गैप दिख रहे हैं सारे π/2 के, π/2 के बाद π/2 जोड़ते जाओ, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2, फिर 3π। ये नेगेटिव में भी सेम है, माइनस का π/2, माइनस का पाई, -3π/2, -2π, ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें देखने को क्या मिलती है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं ताकि हमें साइन एक्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझ आए। सबसे पहली चीज मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि साइन एक्स की मैक्सिमम या डोमेन रेंज की बात करते हैं, शुरुआत तो डोमेन रेंज से ही करते हैं। साइन एक्स की डोमेन क्या दिख रही है? क्या तुम्हें ऐसा कुछ इनपुट दिख रहा है जहां पे ग्राफ डिफाइन नहीं हो रहा है, या हमारा ग्राफ पूरी की पूरी एक्स एक्सिस को कवर करता हुआ दिख रहा है तुम्हें? क्या हमारा जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को कवर करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम अच्छे से दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे साइन एक्स की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल होगी। ये सब वैल्यूज तो रखी हैं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमने ना रखी हो। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज देखो, वाई एक्सिस कितनी कवर हुई, वाई एक्सिस कितनी कवर हुई? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी वाई एक्सिस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कवर हुई है। हमारी जो वाई एक्सिस है यहाँ से लेके और यहाँ तक कवर हुई है, -1 से लेके 1 तक की वाई एक्सिस कवर हुई है। तो हमारे फंक्शन ने जो ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यूज ली हैं वो -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज ली है। तो ये हमारे फंक्शन की रेंज होगी। क्योंकि हमारे फंक्शन ने सबसे छोटी वैल्यू -1 ली है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 ली है, तो मुझे ये पता लग रहा है कि साइन एक्स जो होता है ना, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। ये बात भी ध्यान रखने की यहाँ पे कि साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू तो होती है तुम्हारी -1, और साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। ये बात भी ध्यान रखने की दिख रही है यहाँ से हमें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 1 की रियल से रियल पे, अगर मैं बात करूँ 1 1 की रियल से रियल पे, क्या ये फंक्शन रियल से रियल पे 1 1 दिख रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें ऐसी वैल्यूज दिख रही हैं जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं? एक नहीं, तुम्हें इनफाइनाइट दिखती है। जैसे देखो, फंक्शन ने 0 पे 0 ली, पाई पे भी 0 ली, 2π पे भी 0 ली, 3π पे भी 0 ली, 0 ही पता नहीं कितनी बार लेता जा रहा है। तो बहुत सारे पॉइंट्स पे सेम वैल्यू ले रहा है। तो ये फंक्शन जो है हमारा, ये मैनी वन भी है, ये फंक्शन मैनी वन भी है, और इसकी रेंज सिर्फ -1 से 1 तक की है। और जो कोडोमेन है वो हम ऑल रियल कंसिडर करके चल रहे हैं, ऑल रियल कंसिडर करके चल रहे हैं, पर इतनी आ रही है बस रेंज। तो ये इन टू भी है ना, तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ये मैनी वन इन टू फंक्शन है। ये फंक्शन इवन है या ओड है, ये देखो, ये फंक्शन इवन है या ओड है, ये कैसे पता लगेगा? देखो, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, मान लो π/2 को देखो, π/2 के ऊपर वैल्यू +1 दिख रही है, -π/2 के ऊपर -1 दिख रही है। अगर यहाँ पे बीच की कोई वैल्यू देख रहे हो तो वो पॉजिटिव दिखेगी, वही वैल्यू नेगेटिव में देखोगे तो नीचे दिखेगी। यानी कि पॉजिटिव है पॉजिटिव, और नेगेटिव को माइनस को बाहर निकाल दे रहा है। तो साइन एक्स जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे भी दिख रहा है, तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। साइन एक्स हमारा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन भी है। पीरियड की बात करो, क्या हमारा साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है? क्या हमारा साइन एक्स फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है? पीरियड देखने की कोशिश करते हैं, इसका पीरियड कितना है। देखो, 0 से चला हमारा फंक्शन, पहले ऐसे गया, अभी कोई वैल्यू नहीं रिपीट हो रही है, सारी वैल्यू अलग अलग है। यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज डिफरेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी सारी वैल्यूज डिफरेंट है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट था ये सारा डिफरेंट था, पर इसके आगे जब मैंने चलना शुरू किया तो अब यहाँ से ग्राफ फिर आइडेंटिकल शुरू हो गया, है ना। ये आइडेंटिकल ग्राफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, है ना। अगर इधर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा ग्राफ अलग है, फिर इसके बाद रिपीट करना चालू हो गया। तो कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक रिपीट नहीं किया, तो ये रिपीटिशन का कोई टाइम नहीं था। कितना है, 0 से लेकर 2π तक का टाइम है। ये क्या है, 0 से लेकर 2π तक का टाइम है, यानी इस टाइम के अंदर हमारा फंक्शन कोई रिपीटिशन शो नहीं कर रहा है। तो हमारा जो फंक्शन है पीरियोडिक है, हमारा जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है विद पीरियड 2π, ठीक है। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2π का पीरियड होता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ, हम क्या चीज मेंशन कर सकते हैं कि साइन 2π + x जो होता है वो हमेशा साइन एक्स ही आएगा। ये साइन एक्स का पीरियड हो गया। ये सारी की सारी कहानी हो गई साइन एक्स की। क्लियर हो गई बात? देखो, ग्राफ करते हैं तो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं एकदम अच्छे से, है ना।
और अगर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी पहले से पता हो तो यहाँ से हम कॉन्टिन्यूटी भी डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी डिस्कस कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी डिस्कस कर सकते हैं, सब कुछ सिर्फ एक ग्राफ से डिस्कस किया जा सकता है। तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। साइन एक्स और कोस एक्स ना भाई भाई होते हैं। साइन एक्स और कोस एक्स क्या होते हैं, एकदम भाई भाई होते हैं, सेम, सब कुछ सेम है इनका, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है ग्राफ का, फिर तो सेम ही हो जाते हैं। अगर सब कुछ ही सेम होता तो अलग ही क्या डिस्कस करते। माना ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमारी, तो ये भी वेव लाइक ही ग्राफ होता है। ये भी क्या होता है तुम्हारा, वेव लाइक। वो जीरो पे जीरो वैल्यू देता है, ये जीरो पे वन वैल्यू से शुरू होता है, जीरो के ऊपर ये कितनी वैल्यू देता है, वन। एकदम वेव लाइक नेचर में ही चलता है, ऐसे ही चलता है। ये मेरे से हमेशा गड़बड़ होती है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। थोड़ा घटिया सा ग्राफ है, तो उल्टी डायरेक्शन में जाना है और वो भी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ना, बेकार सा बन गया। कोई नहीं, थोड़ा मैनेज कर ले, ठीक है। चलो, तो ये वाला एंगल कितना हो गया तुम्हारा, जीरो। एंगल बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू जीरो। पाई/2 का ग्राफ बनेगा। पाई/2 पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये वाला पाई/2 है, ये वाला कितना हो गया, पाई हो गया। ये वाला कितना हो गया, 3 पाई/2 हो गया। ये वाला कितना हो गया, 2 पाई हो गया। ये वाला 5 पाई/2 हो गया। ये वाला कहाँ हो गया, -पाई/2 पे हो गया, -पाई पे। ये कितना हो गया, -3 पाई/2। अच्छा, एक चीज़ देखनी रह गई, एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, कि मुझे ये बताओ ये फंक्शन जीरो कहाँ बन रहा है। ये चीज़ ध्यान रखने लायक है, इसको हम डायरेक्टली यहीं से याद रख लेते हैं। साइन एक्स जो था वो जीरो कहाँ कहाँ हो रहा था, देखो, एक तो जीरो पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, यानी आगे 4 पाई पे, फिर 5 पाई पे, फिर 6 पाई पे, -पाई पे, -2 पाई पे। यानी कि पाई को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इंटीजर से गुना कराया है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो साइन एक्स है ना, वो जीरो कहाँ होता है, जीरो होता है n पाई पे। n को क्या ले लो, इंटीजर्स। ये साइन एक्स के जीरोज होती हैं, ये भी ध्यान रख लेना। साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, n पाई पे होता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे भी हमें वो चीज़ देखनी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वही सारी बातें इसकी भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, इस फंक्शन की डोमेन देखो क्या है, इस फंक्शन की डोमेन देखो क्या है। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और ये वाली वैल्यू -1 होगी। फंक्शन की डोमेन अगर मैं पूछूं तो फंक्शन पूरी की पूरी रियल वैल्यूज पुट करा रहा है अपने अंदर, डोमेन हो गई ऑल रियल। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगी, इसने भी वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कवर करी है जो साइन एक्स ने करी थी, तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 से 1 तक, ठीक है। यानी कि इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, इसकी भी मिनिमम वैल्यू -1 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 1 ऑन 2 की, तो ये फंक्शन भी मैनी 1 दिख रहा है और इनटू दिख रहा है, रियल से रियल पे। मैनी 1 इंटू फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है। मैनी 1 इंटू के बाद अगर मैं बात करूं इसकी ओड इवन की, तो ये फंक्शन इवन है या ओड है, देखो ये फंक्शन इवन है या ओड है। ये फंक्शन साफ साफ इवन दिख रहा है ना। जैसे कि देखो माइनस पाई पे जो वैल्यू है, -पाई के ऊपर जो वैल्यू है वही वैल्यू पाई के ऊपर है, इंटरचेंज तो नहीं हुई। अगर ये ऊपर जाता तो चेंज हो जाती है ना, तो सेम वैल्यू आ रही है नेगेटिव पॉजिटिव पे। तो ये फंक्शन तुम्हारा इवन भी हो गया, ये फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड देखो इसका, पीरियड कितना है, पीरियोडिक है विद पीरियड। कहाँ से रिपीट करा, देखो यहाँ से पकड़ लो, जीरो से, जीरो से पकड़ लो इसको, तो जीरो से ऐसे चला, अभी तक कहीं रिपीटिशन नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ तक चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ तक कोई रिपीटिशन नहीं हुआ। फिर इसके बाद ये ऐसे रिपीट करना शुरू किया जैसे शुरू से चला था, तो जीरो से लेकर 2 पाई तक इसने कोई रिपीटिशन शो नहीं किया। तो इसका पीरियड भी कितना है, विद पीरियड 2 पाई है, पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई है, पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, ठीक है। और जीरो वाली अगर बात करें, और क्या लिखा था मैंने पीछे, और लिखा था, हाँ, तो इसके लिए भी ये चीज़ लिख सकते हैं हम, कोस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स जो होगा कितना होगा, कोस एक्स ही होगा। हाँ, इसकी जीरोस देखो कहाँ पे है, अगर कोस एक्स जीरो है तो एक्स कहाँ पे जीरो होगा, ये देख लो। जीरो देखो कहाँ है, एक तो पाई/2 पे जीरो है, देखो पाई/2 पे जीरो है, पाई/2 के बाद 3 पाई/2 पे जीरो है, फिर 5 पाई/2 पे जीरो है। यानी कि पाई/2 के साथ ओड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। पाई/2 तो सबके अंदर ही दिख रहा है, और पाई/2 के साथ कौन दिख रहा है, 1 3 5, 1 3 5 7। तो पाई/2 के साथ कौन है, ओड नंबर मल्टीप्लाई है। तो ये कितना हो जाएगा, 2n+1। ओड नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, पाई/2, 2n+1 पाई/2। ओड नंबर आना चाहिए सिर्फ, इवन आ गया तो पाई बन जाएगा। हेलो शेर, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये क्या होती है तुम्हारी, कोस एक्स की जीरोज होती है। ये क्या होती है तुम्हारी, कोस एक्स की, ये कोस एक्स का ग्राफ हो गया। क्लियर हो गया। देखो मैं इस पर बहुत समय लगा रहा हूँ, फिर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे मेरे को इनमें कोई समस्या नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा। लग रहा होगा कि थोड़ा बोरिंग सा चल रहा है, पर ये चीज़ें काफ़ी जरूरी हैं। यहाँ से तुम्हारा बेस बन जाएगा बड़ा अच्छा सा, यहाँ से तुम्हारा काफ़ी बढ़िया बेस बन जाएगा।
अब हम तीसरे फंक्शन पे चलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स एक्चुअली में क्या होता है, साइन एक्स फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। कोसिकेंट एक्स जो तुम्हारा फंक्शन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, साइन एक्स फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब एक चीज देखना जरा, तुमसे मैं बस एक चीज कराऊंगा कि जो साइन एक्स का ग्राफ है ना, उन सारी वैल्यूज को उल्टा करना है बस तुम्हें। जितनी भी वैल्यूज थी साइन एक्स की, उन सारी वैल्यूज को बस पलटना है। अब उसमें तुम कितने अच्छे हो वो तुम देखो। ठीक है, एक चीज तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि जहां जहां पे मेरा साइन एक्स जीरो होगा, जहां जहां पर मेरा साइन एक्स जीरो होगा, सर इसका डोमेन रेंज पूछता है। इस तरीके से नहीं पूछता है, पर जैसे हम फंक्शंस के केस में क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, फंक्शन में हमने क्वेश्चन किया तो था साइन एक्स की डोमेन का फंक्शन, उस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे नहीं पूछेगा साइन एक्स की डोमेन क्या है, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन का तुम्हें अच्छे से पता है, वो डिफाइन वहां नहीं होगा जहां पे साइन एक्स जीरो नहीं होगा। बाकी तो इसको कोई समस्या नहीं है। तो तुम्हें इसकी रेंज पता लग गई, डोमेन पता लग गई कि नहीं पता लग गई बताओ। अगर मैं तुमसे सीधा पूछूं इसकी डोमेन पता लग गई या नहीं पता लग गई बताओ। अगर मैं इसकी डोमेन पूछूं तो तुम्हें पता है कि सारे रियल्स आ सकते हैं, पर समस्या कहाँ है, जहां पे साइन एक्स जीरो होगा। और साइन एक्स जीरो कहाँ होगा वो तुम्हें पता है, साइन एक्स जीरो कहाँ होगा, एन पाई पे होगा। बिल्कुल मोनी, तो क्या इसकी डोमेन ऐसे नहीं लिखी जा सकती? क्या ये इसकी डोमेन नहीं हो जाएगी बताओ? मतलब रियल में से नीचे लिख देता हूँ, ग्राफ बनाना है ना, मैं ग्राफ में दिक्कत करेगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल माइनस एन पाई, सारे के सारे एन पाई एंगल्स को हटा दो, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो जो जो साइन एक्स ने वैल्यू ली है उनको पलटना है। जो जो साइन एक्स ने वैल्यूज ली है उन सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है बस तुम्हें। साइन एक्स ने वैल्यूज कहां से कहां तक ली है, -1 से 1 तक वैल्यूज ली है, बीच में जीरो भी है। इन सब की, इन सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है। करो रेसिप्रोकल। 0 से 1 के बीच की वैल्यू का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो वो जो वैल्यूज होती है ना वो 1 से बड़ी आती है, ये वैल्यूज बाहर जाती जाएंगी, 1 से बाहर जाएंगी। मानते हो बात को? जितना जीरो के पास आओगे, जितना जीरो के पास आओगे उतनी ये वैल्यू बाहर भागेगी। समझ रहे हो? सेम चीज नेगेटिव में, जितना जीरो के पास आओगे उतनी दूर जाएगी, जितना जीरो के पास आओगे उतना बाहर जाएगी। रेसिप्रोकल की वैल्यूज, -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। यानी कि जो हमारी ये वैल्यूज हैं ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रही हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। जितना जीरो के पास जाओगे उतना ये पीछे जाएगी, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी और -1 तक आ जाएगी, -1 तक आ जाएगी, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 हो सकता है। फिर इधर वालों का प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो सकता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 और बाकी सारों का ये। इसी को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, रेंज को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे? ऑल रियल में से, देखो ये सारी की सारी रियल लाइन है, इसमें से हमें ये बीच की सारी वैल्यूज हटानी है। ये वाली कौन सी, -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ये बीच की सारी वैल्यूज हटानी है, ये रेसिप्रोकल नहीं होंगे, बाकी सारे रेसिप्रोकल हो रहे हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है ये रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, -1 तो हो रहा है ना रेसिप्रोकल, 1 भी रेसिप्रोकल हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऑल रियल में से -1 के 1 का ओपन इंटरवल घटा सकता हूँ? करा दिया। तो चाहे रेंज ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये हमारी इसकी क्या बन गई, डोमेन रेंज बन गई, ये पता होनी चाहिए। अब इसका ग्राफ करने की कोशिश करते हैं। वही पॉइंट्स लिख लो जहां जहां पे साइन एक्स जीरो होगा, क्योंकि जहां जहां पे साइन एक्स जीरो होगा वहां वहां ये भागेगा पागलों की तरह इन्फिनिटी की तरफ। जहां पे भी ये जीरो बना वहां ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो जीरो, चलो पाई/2 भी ले लो, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, 5 पाई/2, इतना बना लो, इतना काफी है। फिर -पाई/2, माइनस का 3 पाई/2, माइनस का सॉरी 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 -पाई/2 लो पहले, फिर माइनस का पाई, -3 पाई/2, फिर माइनस का 2 पाई, यहाँ बनाते हैं। -2 से 2 कैसे होगी भाई मोनी, -2 से 2 कैसे होगा? 0.000001 वैल्यू ले ली अगर साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? -2 कहां से आ गया? इस चीज का रेसिप्रोकल कितना आएगा? अभी ग्राफ से और बात क्लियर होगी। देखो जीरो के पास हमारा फंक्शन, अगर एक्स की वैल्यू जीरो लोगे तो हमारा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो जीरो के पास हमारा फंक्शन भाग रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। थोड़ा मैं रफ बना रहा हूं समझाने के लिए। पाई/2 के ऊपर कितना होगा? पाई/2 के ऊपर साइन पाई/2 कितना था? साइन पाई/2 के ऊपर 1 वैल्यू ले रहा था, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो जब 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा। मान लो यहाँ पे तुम्हारी 1 वैल्यू है, यहाँ पे तुम्हारी -1 वैल्यू, इन वैल्यूज का यूज होगा। पाई/2 के ऊपर तुम्हारा 1 वैल्यू लेगा कोसिकेंट, और पाई के ऊपर ये फिर से जीरो बनेगा, तो फिर इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो पाई के पास ये फिर ऐसे इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो ग्राफ का कुछ ऐसा नेचर बन रहा है 0 से पाई तक। तो अगर 0 से पाई तक देखोगे तो जो हमारा कोसिकेंट का ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। ये ग्राफ होता है हमारा 0 से पाई तक, ये कटोरियां बनती हैं बस, ये कटोरियां, है ना। अब पाई से 3 पाई/2 तक देखो, पाई से 3 पाई, सॉरी पाई से 2 पाई तक,
पहले देखो पाई के पास इन्फिनिटी की तरफ भागेगा और 2 पाई के पास भी इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, पर वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये देखो, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पे साइन एक्स ने कितनी वैल्यू ली थी, 3 पाई बाई 2 के ऊपर साइन एक्स ने -1 वैल्यू ली थी, तो 3 पाई बाई 2 के ऊपर कोसिकेंट भी -1 वैल्यू लेगा, यहाँ पे -1, यहाँ से ऊपर तो भागेगा नहीं, यहाँ से नीचे भागेगा, तो यहाँ से पाई की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और 2 पाई की तरफ माइनस इन्फिनिटी, ऐसे समझ रहे हो। अभी हम क्वाड्रेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो हमें पता भी लगेगा कि कोसिकेंट जो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब यहां से आगे जब देखोगे तो 5 पाई बाई 2 पे साइन ने 1 वैल्यू ली है, तो इधर से ऐसे आगे जाएगा और 2 पाई पे 0 की तरफ भागेगा, समझ रहे हो। -पाई बाई 2 के ऊपर साइन कितनी वैल्यू लेता है, -1 लेता है, ग्राफ देखना पीछे, तुम्हें बस ये 1 वैल्यूज और -1 वैल्यू पकड़नी है। वन माइनस पाई बाई 2 पे -1 वैल्यू लेगा साइन, उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। -3 पाई बाई 2 पे साइन कितनी वैल्यू लेगा, 1 वैल्यू लेगा, देख लो साइन की वैल्यूज बस पता होनी चाहिए। -3 पाई बाई 2 पे 1 वैल्यू लेगा, ये ऐसे था इसको ऐसे कर देना है, यहाँ पे ऐसे था इसको ऐसे कर देना है, ये ऐसे था इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर दो, बस ये करना है। तो ये यहाँ से ग्राफ कैसे जाएगा तुम्हारा, ऐसा समझाने की कोशिश मैंने कर दी, मेरे को उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये हमारा कोसिकेंट एक्स का ग्राफ होता है, ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, डोमेन रेंज की बात कर ली, 1 1 ऑन 2 की बात करते हैं। क्या ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 तो बिल्कुल नहीं है, देखो 1 वैल्यू यहाँ भी ले रहा है, यहाँ भी 1 ले रहा है, यहाँ भी 1 ले रहा है, 1 वैल्यू बहुत जगह ले रहा है, तो ये फंक्शन मैनी 1 हो गया। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू के लिए सारी रियल रियल सारी वाई एक्सिस कवर करनी थी, पर इसने यार -1 से लेके 1 तक की तो कोई वैल्यू नहीं ली, यहाँ पे तो हमारा ग्राफ है ही नहीं बीच में, तो बीच में हमारा कहीं नहीं है ग्राफ, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन क्या है, इन टू है, ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, इन टू है, ठीक है। बात की जाए इवन या ओड की, अब साइन एक्स अगर ओड है तो ये भी ओड ही होगा, सेम ही तो है, इवन ओड में कोई फर्क नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन भी तुम्हारा क्या मिलेगा, ओड फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, ये तो मैं बतानी भूल गया, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये वैसे रेंज से पता लग रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि देखो नीचे तो होता जा रहा है, नीचे तो होता जा रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती, ऊपर भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज नहीं पता हमें, ठीक है। फिर क्या रह गया, पीरियोडिसिटी रह गई, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, देखो देखो जहां जितनी देर बाद साइन एक्स रिपीट करेगा उतनी देर बाद कोसिकेंट रिपीट करेगा, सेम ही तो फंक्शन बन रहे हैं, और अगर देखना चाहो तो देख लो, 0 से शुरू करो, 0 से ग्राफ ऐसा गया, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा ग्राफ तुम्हें कहाँ दिखा, फिर उसके बाद ये ग्राफ बना, 0 से पाई तक ये, पाई से 2 पाई तक ये, फिर 2 पाई के बाद सेम ग्राफ बन गया, देखो 2 पाई के बाद सेम ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इसका भी पीरियड कितना होता है, पाई होता है, इसका भी पीरियड कितना होता है, पाई होता है, 2 पाई, सॉरी पाई बोल रहा हूँ, 2 पाई होता है, इसका भी पीरियड कितना होता है, 2 पाई, 2 पाई, पाई नहीं 2 पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, फिर रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद, 0 से 2 पाई तक ग्राफ नहीं रिपीट किया, फिर आगे रिपीट कर रहा है, फोर्थ फोर्थ फिर एकदम सेम हो गया, क्या, सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस एक्स का, तो अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज लिखूं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोसिकेंट अगर समझ में आया है तो ये तो बड़े आसानी से समझ आएगा, अगर कोसिकेंट समझ आ गया तो ये तो फिर आ ही गया, इसमें तो कुछ है नहीं बताने, एंगल्स ले लो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, -पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस का 3 पाई बाई 2 माइनस का 2 पाई माइनस का 5 पाई बाई 2, अच्छा डोमेन क्या बनेगी, बिना देखे बता सकते हैं डोमेन, डोमेन क्या बनेगी भाई, यहाँ पे कोस 0 था, कोस 0 कहाँ था, 2n+1 पाई बाई 2 पे 0 था, इन सबको हटा दो, 2n+1 पाई बाई 2 इन सबको हटा दो, और अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज सेम है, क्योंकि उन्हीं नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है, इनको साइन में रेसिप्रोकल किया था, सेकेंड में उन्हीं को रेसिप्रोकल करना है, या तो ये लिख दो या फिर क्या लिख दो, और r-1 से 1, ठीक, तो ये इसकी क्या होगी, डोमेन और रेंज होगी, यानी कि ये इन्फिनिटी की तरफ कहाँ भागेगा, ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा इन ओड मल्टीपल्स पे, इन पे भागेगा ये इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पे इन सब के पास ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो हम कह रहे हैं कि नींद आ रहा है इनको देख के, यार अब कराने तो पड़ेंगे, क्या करें, 0 पे कितनी, अच्छा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है, 0 पे कितनी वैल्यू लेगा 1, यहाँ से कोस का ग्राफ ऐसे होता है ना, कोस का ग्राफ ऐसे, तो साइन का ग्राफ इसका सीकेंड का कैसे होगा, यहाँ से ऐसे उल्टा कर देना है, पाई के ऊपर कोस वैल्यू कितनी लेता है, -1, पाई के ऊपर कोस वैल्यू कितनी लेता है, -1, तो यहाँ से ऐसे नीचे, 2 पाई के ऊपर कोस कितनी वैल्यू लेता है, 1, यहाँ से ऐसे, ठीक है, माइनस पाई के ऊपर कोस कितनी वैल्यू लेता है, -1, तो यहाँ से ऐसे, -2 पाई के ऊपर कोस वैल्यू कितनी लेता है, 1, यहाँ से ऐसे,
ठीक है, अब तो बनाना आसान हो जाएगा, समझे। रेंज को अमीरुन -1 से 1 तक के नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है, तो -1 से 1 तक के नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दे यार। क्लियर हो गई बात। अगर बात करें अब इसकी, क्या ये इवन है कि ओड है? अच्छा, मैनी वन होगा और इनटू होगा, मैनी वन इनटू, तो ये फंक्शन मैनी वन इनटू होगा, फिर इवन भी होगा, फिर पीरियोडिक भी होगा, पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, पीरियड 2 पाई भी होगा। इसकी भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी नहीं। अच्छा, एक चीज देखी, ये फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, ये फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, इसने एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट किया, ठीक है। ये वाला फंक्शन भी कहीं जीरो नहीं हो सकता, इसने भी एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं किया, ठीक है। पांचवा और छठा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स और कोट एक्स एक जैसे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स देखो क्या होता है, ठीक है। पहले टेंजेंट एक्स का ग्राफ देखते हैं, फिर समझेंगे फंक्शन का बिहेवियर। तो मान लो यहाँ जीरो है, यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई/2 है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 5 पाई/2, यहाँ पे -पाई/2 है, यहाँ पे माइनस का पाई है, यहाँ पे -3 पाई। तो जो tan x है ना, tan x वो ऐसे चलता है देखो, tan x को समस्या है कहाँ पे, क्योंकि tan x तुम्हें पता है tan x क्या होता है, cos x अपॉन में sin x होता है। तो इसको भी कहाँ कहाँ पे समस्या है भाई, इसको भी वहां वहां पे समस्या है जहां जहां पे sin x 0 होता है। tan x को भी समस्या कहाँ है, जहां जहां पे sin x 0 होगा। तो इसकी, हाँ उसका पीरियड नहीं लिखा गया मैंने, 2 पाई लिख तो दिया, secant x का पीरियड 2 पाई लग गया। ठीक है, समझे बात। तो इसको भी वहीं वहीं समस्या होगी जहां जहां sin x 0 होगा। तो इसका, इसकी डोमेन और कोसिकेंट x की डोमेन सेम होती है, इसकी डोमेन और कोसिकेंट x की डोमेन सेम होती है, यानी कि जहां जहां साइन 0 बनेगा, जहां जहां पे साइन 0 बनेगा, वहां वहां पे ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। देखो इन इन जगह पे, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, दिमाग कहाँ है मेरा, हो गया। 10x भी नहीं पता, सॉरी 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 सॉरी, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, tan x को मैं क्या लिख रहा हूँ, cos x अपॉन sin x, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसको समस्या कहाँ है, इसको समस्या वहां है जहां पे cos x 0 होगा, ठीक है। इसको समस्या कहाँ है, जहां जहां पे cos x 0 होगा, हाँ ठीक है ठीक है। तो cos x 0 कहाँ होगा, एक तो पाई/2 पे, एक 3 पाई/2 पे, एक 5 पाई/2 पे, एक -पाई/2 पे, -3 पाई/2 पे। तो इन सब पे ये इन्फिनिटी की तरफ भागता है, जहां जहां पे cos 0 होगा वहां वहां पे इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। और इसकी डोमेन और सीकेंट एक्स की डोमेन सेम मिलेगी, इसकी डोमेन और सीकेंट एक्स की डोमेन हमें सेम मिलती है। 0 पे 0 वैल्यू देता है, तो जैसे ही पाई/2 की तरफ देखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, 0 पे 0 रहेगा, और -पाई/2 पे भी इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। पाई रखोगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा, 3 पाई/2 रखोगे तो कोस को समस्या हो जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ भगा देगा। पाई/2 रखोगे तो इधर इन्फिनिटी, ठीक है। 2 पाई के ऊपर 0 बनेगा क्योंकि साइन 0 होता है, और इधर पे इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। पाई के ऊपर 0 बनेगा, बाकी -पाई/2 पे, और यहाँ पे ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ये हमारा tan x का ग्राफ होता है, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ होता है, tan x का। अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो देखो इसने वैसे तो सारी रियल एक्सिस कवर करी है, बस इन पॉइंट्स को छोड़ के, -पाई/2 पाई/2, यानी कि जहां जहां कोस को समस्या हो उनको छोड़ के, ऑल रियल -2n+1 पाई/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये इसकी डोमेन है। और अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज बोलो, वाई एक्सिस इसने कितनी कवर करी है, क्या इसने वाई एक्सिस पे किसी को छोड़ा है, क्या इसने वाई एक्सिस पे किसी को छोड़ा है, बोलो। किसी को नहीं छोड़ा, देखो -इन्फिनिटी से चल के +इन्फिनिटी तक पूरा कवर किया है, तो इसकी रेंज होगी ऑल रियल, ठीक है। इसकी रेंज होगी ऑल रियल। तो tan x की जो रेंज होती है वो ऑल रियल होती है, ये तो होगी डोमेन और रेंज, ठीक है। आगे अगर हम देखें, और हमने क्या डिस्कस किया था, 1 1 ऑन 2, तो ये मैनी वन है, पर ये ऑन 2 है, मैनी वन है पर ये ऑन 2 है, इनटू नहीं है, ऑन 2 है, क्योंकि देखो पूरी वाई एक्सिस कवर करिए, रेंज में पूरा रियल आ रहा है, तो इसकी जो, और ये क्या बनेगा, ये ऑन 2 बनेगा, ये क्या बनेगा, ऑन 2 बनेगा। समझे मेरी बात को। नेक्स्ट, फिर इवन है कि ओड है, क्योंकि साइन एक्स ओड है, ये इवन है, तो ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन ओड होता है, ठीक है। पीरियड देखो, इसका पीरियड क्या है बताओ, पीरियड, शाबाश, कमेंट करके बताओ, इसका पीरियड कितना है,
इस फंक्शन का पीरियड कितना है, tan x का पीरियड बोलो कितना है, टेंजेंट x का पीरियड बताओ कितना है, कितनी चीज के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, जीरो से शुरू करके देख लिया करो, जीरो से लेके पाई बाई टू तक ऐसा गया, फिर पाई बाई टू से लेके पाई तक यहाँ आया, जीरो से लेके पाई बाई टू तक ये, पाई बाई टू से लेके पाई तक ये, फिर पाई के बाद चीज रिपीट हुई है, जीरो के बाद ये कहाँ से दिख रहा है, पाई के बाद ऐसा दिख रहा है ना। तो इसका पहला ये फंक्शन आया जिसका पीरियड टू पाई नहीं होता, इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। हाँ हाँ प्रज्ञा सही है, सीकेंट एक्स का पीरियड टू पाई ही तो है, सीकेंट एक्स का पीरियड टू पाई ही तो है। देखो कैसे कैसे दिखेगा, जीरो से ये ग्राफ बना, फिर ये ग्राफ कहाँ से दिखा, ये वाली शेप तुम्हें कहाँ दिखी आगे, ये देखो टू पाई के बाद ही तो दिखी है शेप प्रज्ञा, जीरो से जो चला वो फिर टू पाई से चल रहा है आगे। तो इसका पीरियड कितना होता है, टेन एक्स का पीरियड पाई होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि क्या, टेंजेंट ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होगा, टेन एक्स होगा। अच्छा टेन एक्स जीरो कहाँ होगा, जहाँ पे साइन एक्स जीरो होगा, टेन एक्स जीरो कहाँ पे होगा, जहाँ पे साइन एक्स जीरो होगा। तो टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब एक्स इज इक्वल टू एन पाई ही लिखना है, टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब एन पाई ही लिखना है एक्स की वैल्यू, क्योंकि जहाँ पे साइन जीरो होगा वहीं पे टेन जीरो। ठीक है, हो गया ये फंक्शन अच्छे से। अब इसका भाई साहब उल्टा करते हैं कौन सा, सिक्स्थ कोट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है तुम्हारा, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। इसको समस्या वहाँ होगी जहाँ पे साइन जीरो होगा, इसको समस्या कहाँ होगी, वहाँ होगी जहाँ पे साइन जीरो होगा। जीरो, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, फाइव पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू। ये ठीक है। तो डोमेन तो तुम्हें पता लग गई बिल्कुल मोनी, इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी भाई, अगर जिसको ये नहीं आते होंगे तो मेरे को उम्मीद है कि अब तो ये तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद हो गए होंगे। इससे अच्छे से मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ये पता है, सच में नहीं पढ़ाया इससे अच्छे से, 3-4 साल के अंदर मैंने इतना अच्छे तरीके से ये ग्राफ्स कभी नहीं बताए। आज मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, कि जो रेंज होती है इसकी भी ऑल रियल होती है हाँ तो ये गड़बड़ कहाँ करेगा, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस टू पाई पे, इन सब पे ये गड़बड़ करेगा। और जीरो कहाँ पे होगा, जहाँ पे कोस जीरो होगा, पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू पे तो ये जीरो होगा, और जीरो पे इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे हो। फिर ये थ्री पाई बाई टू पे जीरो होगा, पाई पे इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ फिर ऐसे दिखेगा। फिर फाइव पाई बाई टू पे जीरो हो जाएगा, तो ये ग्राफ फिर तुम्हें ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर ये पाई बाई टू पे जीरो हो जाएगा, पाई पे ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे, समझ गए। ये ग्राफ होगा टेन एक्स कोट एक्स का, वो ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, बात सारी की सारी सेम है, ये फंक्शन भी मैनी वन है और ऑन टू है, ये फंक्शन भी तुम्हारा क्या है, मैनी वन है और ऑन टू है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है एकदम। ओड है, फंक्शन ओड है, पीरियड पाई है, पीरियड पाई है, जीरो कहाँ है, कोट एक्स वहाँ जीरो है यहाँ पे कोस जीरो है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू, एन बिलोंग्स टू यहाँ पे। ठीक है, निपट गए। थोड़ी सी अब पीरियड की बात करेंगे हम, थोड़ा सा हम पीरियड को निपटा देते हैं। तो अब तुम्हें पीरियड सारे समझ में आ गए, तो हम थोड़ा सा पीरियड्स की बात कर लेते हैं। रेंज फिर से बता दीजिए कोट एक्स की, यार बस कोट एक्स की रेंज यही है, ये मान के चलो कि ये जीरो पे, जहाँ पे कोस जीरो होता है वहाँ जीरो होगा अजय, और जहाँ जहाँ पे साइन जीरो होता है वहाँ वहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ भाग जाता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कवर करता है। बाकी डिटेल में जो इसकी रेंज है वो अभी तुम्हें समझ आएगी आगे जाके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ पीरियड्स, पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ पीरियड्स, थोड़ा पीरियड्स के क्वेश्चन देखते हैं, देखो। ठीक है, अच्छा देखो कुछ रिजल्ट्स हैं, ये बात ध्यान रखना है यहाँ से पहले, फिर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कहता है कि पीरियड ऑफ साइन के एक्स, अगर वो एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा दे, साइन के एक्स या ए एक्स प्लस बी, कुछ जोड़ भी दे, मान लो ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी, कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी, सीकेंट ए एक्स प्लस बी, इन सब का पीरियड कितना होता है, टू पाई होता है। इन सब का पीरियड कितना होता है, टू पाई होता है। तो जब अगर इसके अंदर कोई ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो ये पीरियड क्या हो जाता है तुम्हारा उस केस में, पीरियड हो जाएगा टू पाई अपॉन मोड ए, टू पाई अपॉन मोड ए। सिमिलरली पीरियड ऑफ टेंजेंट ए एक्स प्लस बी, या फिर कोट ऑफ ए एक्स प्लस बी की अगर बात कर रहा है, टेंजेंट ए एक्स प्लस बी,
PDF प्रोवाइड्स होता है टेलीग्राम चैनल पे अमीरुन और नोट सेक्शन में, मैथमेटिक्स बाय मयंक पहली क्लास को देख लो, वहाँ सारी डिटेल्स हैं। इज पाई अपॉन मोड ए, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे एग्जाम्पल पूछ लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने तुमसे पीरियड पूछ लिया टेंजेंट ऑफ माइनस का 2x + 3, इसका पीरियड बताओ कितना होगा। सेकेंड सही से लिख दीजिए, अच्छा सॉरी। बताओ इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड कमेंट करके बताओ, इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा। बिल्कुल मोनी, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा तुम्हारा पाई अपॉन में मॉडुलस ऑफ -2, पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ -2, यानी कि पाई/2 इसका पीरियड हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से इसका पीरियड पाई/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इनमें से कोई फंक्शन है तो 2 पाई के डिवाइड में कर देंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या ध्यान रखनी है, पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शन है, पीरियड ऑफ, मान लो मैं पीरियड पूछ रहा हूँ एच एक्स का, और एच एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, 2 या 3 या 4 5 कितने भी फंक्शंस का सम डिफरेंस कुछ भी है, ठीक है, इस वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ पीरियड्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स का जो पीरियड होगा उसका एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अगर क्वेश्चन आया पीरियड पे तो यहीं से आएगा, ठीक है, जो बात मैं बता रहा हूँ यहीं से आएगा पीरियड पे क्वेश्चन अगर आया। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे पीरियड पूछा किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2x प्लस साइन 3x, बताओ इस फंक्शन का पीरियड कितना है, बताओ इस फंक्शन का पीरियड कितना है, बोलो, इस फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट करो। सिक्स एक्स कैसे पीरियड हो सकता है, इस वाले का पीरियड कितना आएगा बताओ, इसका पीरियड कितना होगा पाई/2, इसका पीरियड होगा 2 पाई/3। इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो क्या आएगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा, बिल्कुल साक्षीमा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, इसको जब 2 से गुना कराओगे तो ये पाई बनेगा, इसको जब 3 से गुना कराओगे तो ये 3 पाई/2 बनेगा, इसको जब 4 से गुना कराओगे तो ये 2 पाई बनेगा, ऐसे चलता जाएगा। और इसका इसका इसको जब 1 से कराया, इसको जब 2 से कराया तो 4 पाई/3, इसको जब 3 से कराया तो 2 पाई, मिल गया। इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला, 2 पाई मिला ना, 6 पाई कैसे मिला, प्रज्ञा क्या सही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा मिला, 2 पाई मिला। तो इनका जो पीरियड होगा कंबाइंड पीरियड जो एफ एक्स है इसका पीरियड होगा 2 पाई, समझ आई बात, का पीरियड कितना होगा 2 पाई। अरे एलसीएम कैसे निकालते हो, एलसीएम कैसे निकालते हो, मान लो 3 और 7 है, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, 3 की टेबल 3 को गुना कराते चले जाएंगे, 6 9 12 15 18 21 ऐसे ही तो करते हो, और इसके भी लिख देते हैं 14 21, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही है, ऐसे ही तो करते हो। नहीं आई बात समझ में, एक और बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन 3x प्लस में सीकेंट 5x-1 का पीरियड बताओ कितना है, प्लस में 1 मिली, बोलो इसका पीरियड बताओ। इसका पीरियड बताओ, फिर एक और बताऊंगा मैं, इसका पीरियड निकालो। इसका पीरियड कितना आया पहले वाले का, पाई/3, इसका पीरियड कितना आया 2 पाई/5। हाँ साक्षी माँ, कंबाइंड पीरियड बताओ ना, पीरियड कितना आया एफ एक्स का, 2 पाई आएगा, 2 पाई आएगा ना। इसका थर्ड मल्टीपल नहीं, इसका सिक्स्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसका सिक्स्थ मल्टीपल 2 पाई होगा और इसका फिफ्थ मल्टीपल 2 पाई हो जाएगा, उससे पहले कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इनका एलसीएम भी 2 पाई ही आएगा, है ना। अगला देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस ग्रेटेस्ट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका बताओ, शाबाश, देखता हूँ कौन बताता है, एकदम सिंपल सा दिया है, इसका बताओ क्या होगा इसका पीरियड बताओ क्या होगा, एकदम सिंपल सा दिया है। अरे एलसीएम ही तो लेना है अंशिका, एलसीएम लेने में क्या नहीं समझ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा।
एलसीएम ही तो लेना है, इसके मल्टीपल्स लिखते चले जाओ, पाई बाई 3 के मल्टीपल्स लिख दो, 2 पाई बाई 5 के मल्टीपल्स लिख दो, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। और क्या करना है? इसका बताओ एलसीएम कितना आएगा, मतलब पीरियड कितना आएगा, सॉरी। अभिषेक और मनीष का आंसर आया, मोनी का आंसर आया। इसका पीरियड कितना आया साइन एक्स का, साइन 2x का इसका पीरियड आया पाई, और फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना आया 1। तो रूबल और मोनी कह रहे हैं कि पाई आया लीस्ट एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पाई के मल्टीपल और 1 के मल्टीपल में मनीष भी पाई कह रहा है, अजय कह रहा है पाई प्लस 1, ज्योति कह रही है पाई। पाई के मल्टीपल्स क्या बनेंगे भाई? पाई के मल्टीपल्स बनेंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। 1 की टेबल में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 में पाई कहां से दिख गया? 1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो पाई कैसे आ जाएगा? 1 का और पाई का कॉमन मल्टीपल कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या कभी? एक तो रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल नंबर का कभी कॉमन मल्टीपल नहीं मिल सकता। दो इरेशनल का कॉमन मिल सकता है या दो रैशनल का कॉमन मिल सकता है, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता है। तो जब भी तुम्हें ऐसी गड़बड़ दे दे, एक रैशनल और एक इरेशनल हो, तो इनका पीरियड कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, पीरियड इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भाई 1 लिखने वालों, 1 लिखने वालों, पाई की टेबल में तुम्हें 1 कहां दिख गया भाई? और 1 की टेबल में पाई कहां दिख गया? 1 और पाई लिखने वालों, मुझे एक बात ये बताओ कि पाई को तुम किससे गुना कराओगे कि 1 आ जाएगा, या 1 को तुम किससे गुना कराओगे कि पाई आ जाएगा? कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो with this question I'm going to finish our class. Now I will see you tomorrow with some more interesting concepts on trigonometry. I hope that you like the class. We will meet tomorrow at 7:30 and we will continue the trigonometric functions. Okay, tomorrow we will discuss the properties of trigonometric functions and we'll try to cover almost everything about trigonometric function. Okay, so thank you so much. I hope that you like the lecture. Good night, take care, have your dinner. We will meet tomorrow.